हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड और सेक्शन ए के अंतर्गत। हमारा जो सेक्शन ए का लास्ट जो विचारक रहा है वह कार्ल मार्क्स। सेक्शन ए में 3 जो विचारक थे। हमारा जो पेपर का नाम था वो सोशल थिंकर, सामाजिक विचारक, सामाजिक चिंतक। इस सामाजिक चिंतक के पहले सेक्शन ए के अंतर्गत अर्थात फर्स्ट पेपर के अंतर्गत तो सेक्शन ए के अंतर्गत 3 विचारक थे, जो क्लासिकल विचारक, जो जर्मन, जो पाश्चात्य विचारक। उनमें 2 हमने पूर्व में करा दिए हैं, तीसरा हमारा ये जारी है और ये बहुत अच्छा विचार जिसको दुनिया पढ़ती है, दुनिया जानती है। इसका एक जानने का जो प्रमुख कारण है वो है मजदूरों का पितामह है, श्रमिक वर्ग का पितामह है कार्ल मार्क्स। और इनकी जो भाषा, जिनका लेखन बहुत ही शानदार, जिनका पढ़ने का भी आप सभी का मन करता है। इनमें कार्ल मार्क्स सबसे बड़ा ही रोविला स्वभाव के हैं। जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के विषय में, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो 5 मई 1818 जर्मन के रैन प्रांत के प्रेशिया नगर के त्रेन, अर्थात कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो 5 मई 1888 जर्मन के प्रेशिया के रैन प्रांत के त्रेन नगर, और उसकी जो मृत्यु हुई है वो 17 मार्च 1883 में लंदन के हाईटेक नामक स्थान में। कार्ल मार्क्स यहूदी धर्म से थे। कार्ल मार्क्स का जो साथ देने वाले जो मित्र थे वो एंजल, जो बहुत ही विश्वास पात्र मित्र थे, जिन्होंने हर घड़ी विकट परिस्थितियों में कार्ल मार्क्स का साथ दिया, वो एंजल के परम मित्र हैं, जिन्होंने उनके जीवन में बहुत कुछ उन्होंने अपना साथ दिया। बुक्सों के साथ में उनका योगदान भी रहा। कुछ बुक्स संयुक्त रूप से लिखी गई थी, जिनमें दास कैपिटल सबसे महत्वपूर्ण, जो सामवाद का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को, वो उनके मित्र, परम मित्र एंजल और कार्ल मार्क्स दोनों की संयुक्त पुस्तक है। कार्ल मार्क्स यहूदी धर्म से थे। उनकी जो पत्नी थी वो वेस्ट जोनिफम, जो एक डॉक्टर की पत्नी थी। ऐसा मानते हैं कि कार्ल मार्क्स बड़ा बदसूरत व्यक्ति था और उसकी जो पत्नी एक खूबसूरत औरत थी, जिसको हम चंद्रमा के आधार अध्ययन के आधार पर उसको पत्नी को हम कार्ल मार्क्स की पत्नी को हम चंद्रमा की उपमा देते, चंद्र जैसे खूबसूरत। लेकिन अब हम बात करते हैं व्याख्यान की कि कार्ल मार्क्स ने अपना महत्वपूर्ण जो योगदान दिया उस पर। तो एक तो उनका था जो वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो आज जारी है कि समाज के अंतर्गत 2 वर्ग पाए जाते हैं, ये कार्ल मार्क्स ने बताया था। जबकि अन्य विचारक को 3 बतलाते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आलोचक भी हुए हैं। तो वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बीए पार्ट थर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांशतः कार्ल मार्क्स के संबंध में जो भी बड़ा प्रश्न बीए संघ का पूछा जाता है वो वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत। लेकिन बात यह है कि वर्ग है क्या, कि वर्ग व्यक्तियों के एक समूह है जिनकी एक जैसी स्थिति रहती है, एक जैसे जीवन यापन रहता है, एक जैसा खान पान होती है, एक जैसी सोच विचार कार्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग कहते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग का आधार माना है वो आर्थिक है, कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है, ऐसे व्यक्तियों समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं।
और इसके बाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स हीगल के ऋणी थे, अर्थात तो हीगल से कुछ उन्होंने उधार लिया है इस द्वंद्ववाद में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, जो आगे हम आपको कुछ इस विषय में बताएंगे। और एक है ऐतिहासिक द्वंद्व, अर्थात इतिहास के मध्य भी द्वंद्व पाया जाता है। एक है एलिनेशन अर्थात अलगाव का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, और एक है द सर्कल वैल्यू अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में बहुत कुछ योगदान दिया और सभी के सामने भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसने बतलाई है कि वो हमेशा गरीब व्यक्तियों के साथ थे, पूंजीपतियों की आलोचक थे, पूंजीपतियों के भी आलोचक थे। उस पूंजीपतियों की आलोचना के कारण उन्हें देश दुनिया में घूमना पड़ा। वो एक स्थान पर लगातार दीर्घ अवधि तक निवास नहीं कर, कभी जर्मन, कभी फ्रांस, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, क्योंकि तानाशाही को उस समय जमाना था। और कार्ल मार्क्स का जो व्यक्तित्व था वो अपनी दयनीय स्थिति के कारण गरीबों के हित में था और पूंजीपतियों की हमेशा आलोचना करता था। तो ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स को दर दर देश भटकना पड़ता। और आज इसी कारण हम कार्ल मार्क्स को मजदूरों का पितामह है, श्रमिक वर्ग का पितामह है, साम्यवाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने हमेशा पूंजीपतियों की आलोचना की और मजदूर वर्ग का साथ दिया। मजदूर वर्ग का साथ देने के कारण ही उन्होंने वर्ग और वर्ग संघर्ष सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, जो आज हमें वास्तव में हकीकत में जो देखने को मिलता है, अर्थात पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य जो दुराव देखने को मिलता है, वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर ही स्पष्ट है। कार्ल मार्क्स ने समाज में तो वर्ग बतलाए, एक श्रमिक वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। इनका ही एक रूप सर्वहारा वर्ग और गुजरो वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। इन दोनों वर्गों में अपने हितों को लेकर जो संघर्ष रहा, जो वाद रहा, उसी भाषा में कार्ल मार्क्स को वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स ने समाज के अंतर्गत दो वर्ग बतलाए, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति। इन दोनों वर्ग में अपने हितों को लेकर समय समय पर जो टकराव होता, उसने वर्ग और वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। उसके साथ ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि दुनिया में जो पूंजीपति लोग जो बढ़ रहे हैं, उनका विकास जो हुआ है, वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर है। खून पसीने की कमाई से ये जो पूंजीपतियों के जो एल्फ हैं, जो ढोंग हैं, वो श्रमिक वर्ग की कमाई से है। इनकी कमाई से ही ये मोटे ताजे हुए हैं। बाकी श्रमिक आज भी ऐसा ही है जैसे था। तो कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट है जो अधिकांश पेपर के अंतर्गत पूछी जाती हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो दास कैपिटल है, साम्यवादी घोषणा पत्र। मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। मार्क्स ने समाज में वर्ग का आधार आर्थिक माना है, अर्थात जिन लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है, ऐसे व्यक्तियों को समूह हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। समाज में मार्क्स ने
समाज में दो वर्ग बतलाए। एक श्रमिक वर्ग और दूसरा बुजुर्ग पूंजीपति वर्ग। सर्वहारा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग। दो वर्ग होता है। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। बाद में इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी, कार्ल मार्क्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, सबसे पहले द पॉवर्टी फिलॉसफी, द होली फैमिली, जर्मनी आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द वैल्यूज इन प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण। ज्यादातर तो दास कैपिटल, द पॉवर्टी फिलॉसफी, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द होली फैमिली, इन 5 पुस्तकों के अंतर्गत ही ज्यादातर प्रश्न पेपर के अंतर्गत आभाग में पूछा जाता है। सबसे पहला दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स के। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? कार्ल मार्क्स के। जर्मनी आइडियोलॉजी किसकी है? कार्ल मार्क्स की। होली फैमिली किसकी है? कार्ल मार्क्स की। और द पॉवर्टी फिलॉसफी किसकी है? कार्ल मार्क्स की। इन्हीं के अंतर्गत आपको पार्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आती है कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स। अर्थात दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए, तुम्हारे बेड़ी और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। एक है कि आज तक की समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किस विचारक ने कहा? कार्ल मार्क्स। धर्म को अफीम की संज्ञा दी गई है, कार्ल मार्क्स ने। और मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पाया था, भौतिकता के आधार पर उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यदि रहस्यता के पोल को निकालना चाहते हो तो तार्किक रूप से उड़ा देना होगा। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। और सबसे जो बड़ा योगदान रहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है। अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। द्वंद्व की अवधारणा किसने दी? हीगल ने। हीगल कार्ल मार्क्स के गुरु थे, पथ प्रदर्शक थे। सबसे पहले जो द्वंद्व की अवधारणा, अब बात करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है वाद विवाद करना, वाद विवाद करना। वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क के द्वारा निश्चित यथार्थ पर पहुंचना ही द्वंद्व कहलाता है। अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य किसी बात को लेकर में आपस में बहसबाजी करना द्वंद्व कहलाता है। ये द्वंद्व ही समाज के विकास का आधार है कि जब तक आपस में, प्रकृति में, व्यक्तियों में द्वंद्व नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। लेकिन ये द्वंद्व की जो अवधारणा कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की है, और हीगल ने द्वंद्व की अवधारणा फिक्टे से ग्रहण की है। लेकिन द्वंद्व की 3 अवस्था बतलाई है। वाद,
द्वंद्व की तीन अवस्था बतलाई हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अर्थात प्रारंभ में कोई वस्तु वाद होती है, उसके तुरंत दूसरी विरोधी वस्तु उत्पन्न हो जाती है, इसको हम प्रतिवाद कहते हैं। वाद और प्रतिवाद दोनों वस्तुओं में संघर्ष हो रहता है, जिसकी तीसरी अवस्था संवाद है। यह संवाद उसका परिणाम है। पहली वाद, दूसरा प्रतिवाद, दोनों में संघर्ष, तीसरी संवाद। संवाद पुनः बाद में, वाद और प्रतिवाद में संबंध, द्वंद्व, और फिर उसके बाद में संबंध। अर्थात किसी भी सृष्टि की रचना, किसी समाज का विकास इस द्वंद्व के कारण ही होगा। जब तक द्वंद्व नहीं तब तक विकास नहीं। द्वंद्व के मार्ग को पीछे धकेलना, द्वंद्व तो विकास की प्रक्रिया को अपनाना आदि प्रकृति को ऊपर निर्भर करती है। यह द्वंद्व के कारण समाज में विकास और प्रकृति का निर्माण हुआ है। जब तक द्वंद्व नहीं तब तक कुछ नहीं, विकास नहीं। जिन समाजों में द्वंद्व रहा है, संघर्ष किया है, क्रांति की है, आज वो प्रगति पर है, विकसित है। और जिस द्वंद्व से पीछे रहे, आज वो कुछ तो लास्ट